उस दिन कैमल सिगरेट के एक ही कश ने मेरी हालत अबतर कर दी थी। बाल्या ने सिगरेट खत्म करने के बाद जेब से हरे पुदीने की मिंट वाली खुशबू वाली गोलियां निकालकर खुद भी जुबान के नीचे रख ली और मुझे राजा को भी एक एक मीठी गोली चूसने के लिए दे दी। राजा से पता ये भी चला कि मुझ से सिगरेट की महक को खत्म करने का ये सबसे तीर बहदफ नुस्खा है। अगले चंद दिन में रमज़ान शुरू हो गया और मेरी उदासी मजीद बढ़ गई। पता नहीं भूख से इन दोनों मेरी उदासी का कैसा अजीब से ताल्लुक था। जितनी ज़्यादा भूख लगती इतनी ज़्यादा मैं उदास हो जाता। अब्बू की जानिब से मुझे बाकायदा रोज़े रखने का हुक्मनामा मिल चुका था, लिहाजा अम्मी सहरी को बाकी लोगों के साथ मुझे भी जगा देती थी। शुरू के चंद रोज़े तो मैंने सहरी भी बंद आंखों से की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रोज़ा इतनी सुबह से बल्कि मुँह देरे ही शुरू क्यों हो जाता है। हम सुबह के खाने के बाद से लेकर रात तक भी तो रोज़ा रख सकते थे। बहरहाल 2-4 रोज़ों के बाद एक सहरी को जब मैं ज़रा जल्दी नींद से जाग गया था और अम्मी के साथ बावर्ची खाने में बैठा इन्हें पराठे बनाते हुए अपने लिए अमारा और बड़े भैया से बड़ा पराठा बनाने के लिए तंग आ रहा था कि अचानक ही बाहर गली से राजा की मखसूस सिटी की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरत और खुशी के आलम में जल्दी से बाहर भागा। गली में राजा, गुड्डू और बाले लैंप पोस्ट की रोशनी से जरा हटकर बाहर बड़ी बड़ी काली चादरें ओढ़े खड़े थे। पता चला कि आज इन सब ने मोहल्ले में इन सब घरों की घंटियां बजाने का मंसूबा बना रखा है जो दिन में हमें अपने घर के सामने खेलने से डांटते थे। नन्नू अपने घर से चिपकने वाली टेप लेने के लिए गया हुआ था क्योंकि कुछ दरवाज़ों की घंटियों पर मुस्तकिल बजाने के लिए ये टेप भी जोड़ी जाती थी। राजा ने मुझे कहा मैं जल्दी से सहरी करके नमाज के बहाने अपने अब्बा से पहले ही घर से बाहर निकल आऊँ क्योंकि आधे घंटे के वक्फे में पूरे मोहल्ले की खिदमत करना थी। कुछ ही देर में उल्टे सीधे नवाले निकल कर घर वालों को दिखाने के लिए सर पर सफ़ेद टोपी ओढ़े पक्के नमाजियों की तरह संजीदा सूरत बनाकर घर से बाहर निकल आया। बाहर पूरी टोली तैयार करी थी। कुछ घर जिनमें घंटी की सहूलत मौजूद नहीं थी, इनके बैरूनी दरवाजे की कुड्डियों से काला धागा बांधकर किसी दूर जगह छुपकारी से हिलाने का इंतजाम भी किया गया था। जिन घरों के सहन और दालान बड़े लंबे चौड़े थे जहाँ से घर के मकीनों को निकल कर आते वक्त कुछ वक्त लगता था, इनके दरवाजे की घंटी पर हम मजबूत टेप इस तरह चिपका देते थे कि घंटी मुस्तकिल बजती रही। जबकि कुछ घरों के दरवाजों पर घंटी पर हाथ रखते ही मैं तेजी से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती थी। इस खेल के कुछ असूल यूँ थे कि हर बच्चे को अपनी बारी मिलती थी और बाकी बच्चे इसकी मदद कुछ फासले से करते थे। सभी को एक एक बार किसी न किसी दरवाजे पर जाना ही होता था। मुझे, राजा, बाले, गुड्डू और नन्नू को मिलाकर हम सब 5 बनते थे। लिहाजा हर 5वें घर के बाद पहले बच्चे की बारी दोबारा आ जाती थी। अगले 2 दिन बाद मिशी और पप्पू ने भी हमारा ग्रोह ज्वाइन कर लिया और यूँ हम 7 हो गए और सारा मोहल्ला सहरी के वक्त घंटियों और कुंडियों के खड़खड़ाने की आवाज़ों से गूंजने लगा। रोज़ेदार घरानों की तो खैर थी क्योंकि वहाँ अमूमन सभी लोग जाग ही रहे होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी इन घरानों के लिए थी जहाँ रोज़ा रखने वाला कोई एक आदमी मौजूद होता था या बिल्कुल नहीं था। हमारे मोहल्ले में चंद हिंदू घराने भी घंटी वाले घरों में शामिल थे। इन सब की तो जान ही पर बहन आई थी। हम घंटी बजाकर यूं सर पर भागते थे, दरवाज़ा खोलने वाले को हमारा नामो निशान भी नहीं मिलता था। दिन को हम सब मासूम सूरत बनाए जब इन्हीं घरों के सामने खेलते और आसपास के मोहल्लेदारों को आपस में इन सहरी की वारदातों के बारे में बात करते सुनते तो हमें बेहद मज़ा आता। सिद्दीकी साहब गुस्से से तिल मिलाकर मिर्ज़ा साहब से कहते, अरे जनाब, ये ज़माना तो शराफत का है ही नहीं। आसमान सर पर उठा रखा है इन लोगों ने। जाने कौन आधी रात को घंटी पर टेप चिपकाया जाता है। मेरा हाथ लगे तो ऐसी खबर लूँ कि सारी ज़िंदगी याद रखे। वहाँ से दुबले पतले कुद्दूस साहब अपनी बारीक आवाज़ में मिनमनाते, जी शराफत की क्या बात करते हैं आप, ये तो मोहल्ला ही गुंडों का गढ़ बनता जा रहा है। तो सहरी तो इस कदर जोरों से मेरी कुंडी खड़काई कम वक्तों ने कि मेरे हाथ से दूध का प्याला फिसलकर मुन्ने की अम्मा के सर पर जा गिरा। मजबूरन आज का रोज़ा कज़ा करना पड़ गया इन्हें। कुछ कमज़ोर दिल हज़रात जो पहले ही सुबह की नमाज मस्जिद से कज़ा करने के बहाने ढूंढ रहे होते थे, अपने वसों से यूँ बयान करते, नहीं यार मिर्ज़ा, मुझे तो ये सब कोई असीब का चक्कर लगता है। जिस लम्हे मेरी कुंडी खड़की थी मैं छलांग लगाकर दरवाजे के बाहर आ मौजूद हुआ, पर दूर दूर तक ऐसा सुनाटा था कि मेरे तो दिल में ही हौल लगा। जल्दी से चारों कुल पढ़कर मैं दोबारा बिस्तर में जा घुसा। बड़े बूढ़ों ने तो हमें यही सिखाया है कि मियाँ ऐसी मखलूक़ात से माथा बढ़ाना खुद अपनी मौत को दावत देना है। गर्ज कोई इसे बैनुल अक़वामी चोरों की किसी गिरोह की साजिश करार देता और कोई अपने हमसाये की नीयत पर शक करते हुए उसे लड़ बैठता और हम सातों दूर खड़े मासूमियत से ये तमाशा देखकर तन्हाई मिलते ही हंस कर दोहरे हो जाते। इन्हीं मुतासिरीन में सेठ गरधारी मिल का घराना भी शामिल था जो पहले ही अपने मोटापे के बायस बेहद परेशान थे और ऊपर से रोजाना सुबह 4:30 बजे की इस दौड़ परेड ने इनका ब्लड प्रेशर हाई कर दिया था और इनका जीना हराम हो गया था। गरधारी मिल की 4 नाजुक और खूबसूरत बेटियां भी जब इनकी माता मोहल्ले से किसी काम के लिए बाहर जाने के लिए निकलती थी तो इनके ज़रिए लब सिर्फ राम राम का वेद होता था ताकि ये मस्टंडे मुसल्ले इनकी बेटियों पर नज़र न डाल सकें। वो गालबन 13वां रोज़ा था जब हम हस्बे मामूल धारी को कामयाबी से मोहल्ले वालों की नींदें हराम करने में मशगूल थे। गरधारी मिल का दरवाज़ा आने पर राजा की बारी आ गई। हम सब वसूल के मुताबिक दरवाजे से 10-12 गज दूर ही रुक गए और हमने राजा को इशारा किया कि आगे बढ़कर घंटी बजाए। हम सब ने घंटी बजते ही वापसी के लिए सर पर भागने के लिए पार तोड़ लिए। इस खेल में सबसे ज़्यादा खतरा इस बच्ची के लिए होता था जो घंटी बजाने के लिए दरवाजे के पास जाता था, क्योंकि बाकी लोग तो इतनी दूर खड़े होते थे कि इन्हें भागने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता था। राजा दबे पांव गरधारी मिल के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और हम सब दुम सादे भागने के लिए तैयार खड़े थे। राजा ने आखिरी बार पलट कर हमारी जानब देखा और भाले ने धीरे से गिनती पढ़नी शुरू कर दी, 1 2 3। कहते राजा ने घंटी पर हाथ रखा और हम दीवानावार भागे। लेकिन ये क्या, राजा की घंटी पर हाथ रखते ही धड़ से दरवाजा खुला। एक मोटा सर काला सा आदमी जोरदार आवाज में जय बजरंगी बिल्ली तोड़ दुश्मन की नली का नारा लगाते हुए बाहर आ कूदा और सीधा अपना हाथ राजा की कलाई पर डाल दिया। राजा बदहवासी में चिल्लाया, भागो। लेकिन इस वक्त इसकी हदायत पर अमल करने वाले हम सभी तो पहले ही खौफजदा जानों की तरह सर पर भाग ही गए। खुशकिस्मती से इस काली बिल्ली का हाथ ठीक तरह से राजा की कलाई पर नहीं पड़ा और राजा का बाजू इसकी गिरफ्त से फिसल कर निकल गया। राजा भी
किसी रेस के भटके हुए घोड़े की तरह इस शख्स की गिरफ्त से निकलकर वहाँ से ऐसा भागा कि कुछ ही देर में हमें भी पीछे छोड़ गया। भागते हुए राजा ने जोर से नारा लगाया, मस्जिद की तरफ, मस्जिद की तरफ। शायद राजा के जहन में ये बात तो आ गई होगी कि घरदारी मिलकर घर से बरामद होने वाली ये मुसीबत मस्जिद की तरफ आने की जरूरत न करे। इस शख्स के पीछे 2 नौजवान मस्जिद से के घर से निकले और वो भी हमारे पीछे भागे। अब सूरत हाल ये थी कि हमने सबसे आगे राजा, इसके पीछे हम, हमारे पीछे वो काली बिल्ली और सबसे पीछे वो 2 नौजवान जो भागते हुए हमारे ताकुब में दौड़ते चले आ रहे थे। कुछ ही देर में हम सातों इनकी पहुंच से काफी दूर निकल गए। भागते हुए सड़क क्रॉस करके मस्जिद में जा घुसे। जमात खड़ी होने वाली थी, हम भी जल्दी से बाकी नमाजियों के साथ मिलकर सफ़ों में रल मिल गए। राजा के कहने के मुताबिक इन लोगों ने हमें मस्जिद में दाखिल होते हुए नहीं देखा था, लिहाजा नमाज खत्म करने के बाद हमें अपनी नमाजियों की टोलियों के साथ ही मोहल्ले में वापस दाखिल होना लाजमी था ताकि सेठ गरदारी बिल एंड कंपनी हमें पकड़ ना सके। लेकिन जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले तो देखकर हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो तीनों बमा सेठ गरदारी मिल मस्जिद के बाहर मौजूद थे और मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों से बमा मेरे अब्बा के हमारी शिकायत कर रहे थे। इन लोगों ने हमें भागते हुए देखा जरूर था, लेकिन सवाए राजा के वो किसी और को नहीं पहचानते थे क्योंकि हम सब इनसे दूर थे। मस्जिद से और भी काफ़ी बच्चे जो सारे ही हमारी उम्र और साइज़ के थे बरामद हो रहे थे, लिहाजा बड़ों ने वहीं मस्जिद के सामने वाले मैदान में हमारी शिनाख्त परेड का बंदोबस्त कराते हुए सभी बच्चों को एक कतार में खड़ा कर दिया। गरदारी बिल को अपने साथियों समेत अपने मुल्ज़िम को पहचानने का कहा गया। गरदारी मिल एंड कंपनी ने राजा को तो दूर ही से पहचान लिया और इसे मुजरिमों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। राजा के बाद उन्होंने भाले को इसके नुमाया कद काट की बिना पर शिनाख्त कर लिया। बाले के साथ ही मैं खड़ा था। गरदारी मिल ने हम तो बगौर मेरी तरफ देखा। मैंने अपने चेहरे पर न सिर्फ अपनी बल्कि आसपास की भी तमाम मासूमियत को यूं यकजा करके चेहरे पर ले आया कि खुद गरदारी मिल की आंखें भी डबडबा गई और वो जल्दी से आगे बढ़ गया। बहरहाल इन्हें मुल्जमान की गिनती तो पूरी करनी ही थी, लिहाजा मेरा नजला मेरे साथ खड़े पड़ाकू रफाकत पर गिरा। उसके लाख चीखने चलाने के बावजूद से घसीट कर राजा और बाले के साथ खड़ा कर दिया गया। पप्पू मुशी भी पकड़े गए, जबकि गुड्डू की जगह उन्होंने गलती से मौलवी सईद के बेटे नईम को धर लिया। सूरत हाल कुछ यूं थी कि मुजरमान की तार में रफाकत पड़ाकू छोटे मौलवी नईम रो रहे थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने गले का पूरा जोर लगाकर चीख चिल्लाकर कस्में खा रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फर्द जुर्म सुनाई जा चुकी थी और अब इनकी सजा का फैसला बाकी था। ये फैसला हमारे बड़ों ने ईमानदार और अजीम मुसलमान हुक्मरान की तरह सेठ गरदारी मिल पर छोड़ दिया था कि बोलो इनके साथ क्या सलूक किया जाए। सेठ गरदारी मिल की ख्वाहिश पर इन सभी को वहीं आधे घंटे के लिए मुर्गा बना दिया गया और साथ साथ इनके इन सातों घरों के घर वालों से ये दरख्वास्त भी की जा रही थी कि घर जाकर भी इन सब की कंद मुकर्रर के तौर पर ठीक ठाक खबर ली जाए। यूँ हमारा अच्छा खासा और मज़े से गुजरता हुआ रमज़ान इस सेठ गरदारी मिल की वजह से बर्बाद हो गया। आइंदा के लिए हम सब बच्चों पर सहरी के दौरान घर से निकलना बहुत सख्त कर दिया गया। सवाए अब हम बच्चों का रमज़ान में सिर्फ यही कायम रह गया था कि उठते बैठते जागते घड़ी की तरफ देखते रहते कि कब वक्त गुजरेगा। अफ्तार के वक्त जब हम सब मोहल्ले के मैदान में जमा होते और कभी किसी भी खेल में मशगूल होते तो ज़ोरदार आवाज़ में जंगी सायरन जैसे कुम्भार पूरे 1 मिनट के लिए बजता, जिस बात का इशारा होता था कि रोज़ा बस खुलने को है। हम सब इस सायरन की आवाज़ पर अपना खेल छोड़ छाड़कर अपने घरों को भाग जाते थे। और जब अभी तक भी ये घंटी बजाने की वारदात की शोहरत और तज़किरा किसी तौर पर पहुंच गया था और पहले तो बहुत देर तक हंसती रही, फिर उन्होंने मुझे करीब बैठाकर संजीदगी से पूछा, आदि तुम तो शरारती बच्चों के साथ इस शरारे में शामिल नहीं थे ना चाहने के बावजूद मुझे अपनी गर्दन फ़ौरन नफ़ी में हिलाना पड़ी। जाने कि मुझे वजह आपी को चाहकर भी सच नहीं बता पाया कि इस रोज़ मेरी जगह किसी और को सज़ा भुगतनी पड़ी थी। हालांकि मैं इन्हें बताना चाहता था कि इस दिन मैं भी इन बच्चों में शामिल था जो इस घंटी बजाने की वारदात में मुलविस थे। लेकिन मुझसे सवाल करते वक्त वजह आपी की आंखों में एक ऐसा यकीन और मेरे ऊपर एक ऐसा इत्मीनान और भरम था कि मैं इनसे सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इनका भरम तोड़ नहीं पाया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला भरम था, मुझ पर उनका पहला मान था जो मैंने अपनी झूठ के जरिए कायम रखा। तब से अब तक सिर्फ मैं लोगों के भरम इनका मान ही कायम रखता आया हूँ। सच या झूठ, गलत या सही, बस किसी ना किसी तौर पर लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश ही करता रहा हूँ। लेकिन मैं ये बात शायद आज तक नहीं समझ पाया कि ये झूठे भरम जब टूटेंगे तो मेरी हैसियत मेरे अपनों के सामने शायद कागज़ के पुर्जे जितनी भी ना रहे। काश मैं इस रोज़ वजह आपी का वो पहला भरम सच बोलकर तोड़ देता। काश मैं इसी रोज़ पूरा सच बोलना सीख जाता।